अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स 101 का जो क्विज नंबर 1 है उसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर किस तरह बनता है और मैं आपको उसके आंसर का प्रूफ भी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस क्विज के सोल्यूशन का जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पे स्टार्ट टाइम देख लें और यहाँ पे डेट जो देख लें वो 20 जून 2022 है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला क्विज जो है ये लेटेस्ट है, यानी कि स्प्रिंग 2022 सेमेस्टर का ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है वो ये आ जाता है जी कि फिजिक्स इज़ वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ सोशल फिजिक्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो हमारे पास पता है कि जो फिजिक्स जो होती है वो बेसिकली साइंस की वो वाली ब्रांच है जिसके अंदर हम फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फिजिकल साइंसेस होगा। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे आप अगर गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा कि फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ विच साइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल साइंस की जो है वो हमारे पास ब्रांच होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि अ डैश वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कि हमें कौन सा वेक्टर मिलता है अगर हम किसी वेक्टर को उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यूनिट होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हम किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है। तो इसका प्रूफ भी आप गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि एनी वेक्टर कैन बिकम अ यूनिट वेक्टर by dividing it by the magnitude of the given vector। तो यहाँ से भी आप इसका जो है वो आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो यूनिट वेक्टर बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि इफ़ अ जिम्नेजियम सिटिंग ऑन अ स्टूल विद हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड लोअर हिज आर्म्स। तो यहाँ पे उसने कहा कि द एंगुलर स्पीड डिक्रीजेज बिकम्स ज़ीरो, द एंगुलर स्पीड इंक्रीजेज एंड रिमेन सेम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास एंगुलर स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ कि एज द जिमनास्ट लोअर हिज हैंड्स द रेडियस ऑफ जायरेशन डिक्रीजेज, हैंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो डिक्रीजेज, बट इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यहाँ से आप इसका प्रूफ भी चेक कर सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर बनता है वो ये बनता है कि जो एंगुलर स्पीड होगी वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि अ ट्रांसफर वेव्स इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विल मूव। कि हमारे पास अगर एक ट्रांसफर वेव है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है एनर्जी को लेके, तो जो पार्टिकल होंगे हमारे पास मीडियम के वो किस तरफ को मूव कर रहे होंगे। तो हमें पता है जी कि ट्रांसफर वेव एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं। तो अगर एक चीज़ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो उसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो इसके ऑपोजिट दो पोल बनेंगे, तो उसके ऑपोजिट पोल हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ आ जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली बोथ नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड आ जाएगा। तो इसका अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, जिसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ है कि द वेव्स आर मूविंग वेस्टर्डवर्ड सो द पार्टिकल्स मूव नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज लोकेटेड। कि हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो इसका हमने ये बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो किस पोजीशन पे ऊपर होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेसिकली एट द सेंटर होगा। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्क होगी तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर के ऊपर होता है। तो इसका अगर आप राइट आंसर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क इज एट इट्स सेंटर। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो मेरे बेसिकली यहाँ पे एट इट्स सेंटर बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि इफ फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास देन टॉर्क इज। तो टार्क की डेफिनेशन हमें पता है जी कि टार्क बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है फोर्स और मोमेंट आर्म का। तो मोमेंट आर्म जो बेसिकली होता है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके लाइन ऑफ एक्सिस
ऑफ रोटेशन के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मोमेंट आर्म होगा वो जीरो होगा। तो अगर मोमेंट आर्म जीरो होगा तो हमारा बेसिकली अल्टीमेटली टार्क भी जीरो हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली जीरो बनता है। तो इसका राइट आंसर भी आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो है वो जीरो निकलता है जब हमारे पास जो फोर्स होती है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रही होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि 1 रेवोल्यूशन इज द सेम एज 1 रेडियन, 57 रेडियन, n रेडियन एंड 2 पाई रेडियन। तो हमें पता है जी कि एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो 360 डिग्रीज और 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो 2 पाई रेडियन बनेगा, क्योंकि 2 पाई रेडियन जो है वो एक कंप्लीट सर्कल के एंगल के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप इसका राइट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको गूगल भी बता देगा कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय विच लॉ। तो न्यूटन के हमारे पास 3 लॉ हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इस लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर हमें फोर्स की जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है वो हमें दी गई थी। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो लॉ ऑफ इनर्शिया बनता है। कुछ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे सेकंड लॉ भी लगा देते हैं। तो सेकंड लॉ जो है वो मैं आपको बताता जाऊँ कि उस सेकंड लॉ के अंदर हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की बात करते हैं, जबकि यहाँ पे उसने हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन का पूछा है। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन फर्स्ट लॉ के अंदर है और जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है वो सेकंड लॉ के अंदर है। तो इसका राइट आंसर अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन। तो हमें पता है जी कि जो स्पीड ऑफ अ वेव होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ये वाला फार्मूला आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो v स्पीड है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के प्रोडक्ट के। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्पीड होगी वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आ जाएगा कि बोथ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका यही आंसर मिलेगा कि द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन इट्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि द डायमेंशनल यूनिट्स ऑफ रेशियो ऑफ वर्क एंड पावर इज। तो यहाँ पे हमें पता है जी कि हमने वर्क और पावर की रेशियो ले लेनी है। तो वर्क के हमारे पास ऊपर आ जाएगा W और नीचे पावर का फार्मूला क्या होता है W/T। तो जब W/T को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये T/W बन जाएगा। तो जो W पहले ऊपर था तो उसके साथ इस पावर वाले का W जो है वो कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास T बच जाएगा। तो T की जो डिमेंशन होती है वो बेसिकली कैपिटल T होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कैपिटल T बनेगा। अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा कि डायमेंशनल यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ वर्क एंड पावर इज T। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं C बताया गया है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अगर अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो क्विज़ के रिलेटेड वीडियोस हैं वो टाइम के ऊपर मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।